हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी और आज एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन में हम हैं जिसमें एक दल के प्रभुत्व के दौर का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं। स्टूडेंट, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आपके लिए सभी स्टेट बोर्ड्स और सीबीएसई बोर्ड के सभी विषयों के सभी चैप्टर्स बिल्कुल निःशुल्क लेकर आया है आपके लिए, जो आपकी परीक्षाओं में आवश्यक है। सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स के सभी चैप्टर्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज भी आपको दिया जाएगा बिल्कुल निःशुल्क। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी भी चैप्टर, एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन या पैकेज नहीं खरीदना है। सारी पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में यानी निःशुल्क आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे कराई जाएगी। तो ये सुनहरा अवसर आप सभी विद्यार्थियों के लिए है, आप इसका जरूर लाभ उठाइए। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आते रहें। स्टूडेंट्स, एक दल के प्रभुत्व का जो दौर है, सीबीएसई ने सिलेबस में उसको नया पार्टी एंड पार्टी सिस्टम वाले में इंक्लूड किया हुआ है और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस जिनको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक दल के जो प्रभुत्व का दौर रहा उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। कांग्रेस का जो प्रभुत्व बना रहा 67 तक, खास करके 1967 तक, उससे संबंधित कुछ प्रश्न देखेंगे और कुछ थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन भी प्रश्नों के माध्यम से करेंगे जो एनसीईआरटी ने पूछे हुए हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनकर खाली जगह को भरें। ये एनसीईआरटी में एक महत्वपूर्ण सॉल्यूशन करना है आपको। तो 1952 के पहले आम चुनाव में, आपको पता है कि 1950 में संविधान लागू हुआ, हमने डिस्कस किया हुआ है, और 1952 में पहला आम चुनाव कराया गया। और संविधान लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें पहले ये होता था कि केंद्र की सरकारें और राज्य की सरकारें सब में चुनाव होते थे। तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है कि 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ डैश के लिए भी चुनाव कराया गया। भारत के राष्ट्रपति पद, राज्य विधानसभा या राज्यसभा या प्रधानमंत्री, ये सारे ऑप्शन में दिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री का तो कोई चुनाव होता नहीं है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, वो खुद प्रधानमंत्री चुनते हैं। राष्ट्रपति या राज्यसभा भी यहां आंसर नहीं होगा। जो 1952 के आम चुनाव के साथ लोकसभा के साथ जो चुनाव कराया गया था, वो चुनाव कराया गया था राज्य विधानसभाओं का। राज्य विधान सभाओं के चुनाव क्या कराए गए थे? साथ में कराए गए थे। आपको पता है कि पूरे देश में जो सरकार बनती है उसका जो चुनाव होता है प्रधानमंत्री का, वो लोकसभा के माध्यम से होता है, और राज्यों में जो सरकारें चलती हैं उसका चुनाव विधानसभा के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहले का जवाब होगा राज्य विधानसभा, सही जवाब है। ख में दिया है कि डैश लोकसभा के पहले आम चुनाव में 16 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही। अब आपने ये चैप्टर पढ़ते समय भी ध्यान दिया कि एक दल का प्रभुत्व लगातार चल रहा था और वो दल था कांग्रेस। कांग्रेस के साथ जो कुछ कहे सुनने के लिए जो छोटे मोटे दल थे, जो लड़ तो लगभग 77 दल रहे थे पूरे देश में। 77 दलों की संख्या ऐसी थी जो लड़ रहे थे पूरे देश में, मान्यता प्राप्त या गैर मान्यता प्राप्त। लेकिन उसमें जो विपक्ष के रूप में केवल और केवल 16 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर था, वो पार्टी कौन सी थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी। और जिसकी चर्चा भी हमने जब मैं पार्टी आपको करा रहा था, जो राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं उसमें ये थी। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इकलौती पार्टी थी जो कांग्रेस के सामने दूसरे स्थान पर रही थी, जिसको 16 सीटें कुल मिली थी लोकसभा के चुनाव में। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। नेता विपक्ष का इसको दर्जा नहीं मिल पाया था क्योंकि कुल जो सीटें हैं उसका लगभग 10% सीटें जीतनी आवश्यक थी। ग देखते हैं, डैश स्वतंत्र पार्टी एक निर्देशक सिद्धांत था, यानी एक ऐसी पार्टी जिसका ये निर्देशक सिद्धांत था। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी का एक निर्देशक सिद्धांत था कि कामगार तबके का हित, रियासतों का बचाव, राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था, संघ के भीतर राज्यों की सहायता। तो राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थव्यवस्था जो है, ये स्वतंत्र पार्टी का निर्देशक सिद्धांत था कि जो अर्थव्यवस्था होनी चाहिए वो राज्य की चंगुल से बाहर होनी चाहिए, यानी राज्य उसको ज्यादा नियंत्रण ना करे। ठीक है ना। देखिए, जब आजादी मिली तो 2-3 तरह की विचारधाराएं चल रही थी। एक साम्यवादी जो पूरी तरह से राज्य का नियंत्रण हर चीज पर चाह रही थी, जो सोवियत संघ के आसपास चल रही थी। एक पूरी तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात चल रही थी, जो अमेरिका के जो गुट थे उनके साथ उनका चल रहा था। और एक मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था चल रही थी जिसमें कुछ रियायत या कुछ गुंजाइश प्राइवेट के लिए भी रखी गई थी, और बाकी गुंजाइशें ये थी कि वो सरकार के हाथों में रहेगी। कुछ इस तरह की अर्थव्यवस्था भारत ने भी अपनाई थी। स्वतंत्र पार्टी ये मानती थी कि जो राज्य का नियंत्रण है उससे मुक्त अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, और ये इसका एक डायरेक्टिव सिद्धांत या डायरेक्टिव डॉक्ट्रिन था। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के नियंत्रित से मुक्त अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो ये एनसीईआरटी में कुछ पहले क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। अब यहाँ एक सूची बनाई गई है। इन सूचियों में आपको जो नेता हैं, महत्वपूर्ण नेता हैं, जिस आजादी के समय जब कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व था उस समय जो पार्टियां थी उसके कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के नाम है जो आपको जानने हैं, आपको बताना है। तो वो नाम है
S.A. डांगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मीनू मसानी, अशोक मेहता, ये 4 नाम हैं और इधर 4 पार्टियां दी गई हैं कि कौन सा किस पार्टी से बिलोंग करता है। तो A.S. डांगे जो हैं, तो इसमें 4 पार्टियां, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक, आइए देखते हैं। अब इसमें जो A.S. डांगे हैं वो किससे बिलोंग करते थे? तो वो बिलोंग करते थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, A.S. डांगे जो है वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। अच्छा, ये 2 बार लिखा गया, कोई बात नहीं। A.S. डांगे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। इसके अलावा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे ये जनसंघ से करते थे। ठीक है, भारतीय जनसंघ, जिसके बारे में बताया गया है कि भारतीय जनसंघ जो थी, जो आगे चलकर फिर भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तित हो गई और 1925 में मैंने आपको बताया था कि जो आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक का निर्माण हुआ था, उसकी विचारधारा से या उसके थिंक टैंक के माध्यम से ये आगे बढ़ रही थी। इसके बारे में भी प्रश्न देखेंगे। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है वो वहां हो गए। मीनू मसानी जो था ये स्वतंत्र पार्टी से संबंधित है। तो मीनू स्वतंत्र पार्टी जिसका निर्देशिक सिद्धांत था कि राज्य से स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, राज्य के चंगुल में अर्थव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। और जो अशोक मेहता हैं वो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते थे। किससे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से A.S. डांगे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, मीनू मसानी स्वतंत्र पार्टी, अशोक मेहता प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि पार्टी के प्रभुत्व के बारे में यहां 4 बयान लिखे गए हैं, प्रत्येक के आगे सही या गलत चिन्ह लगाइए। विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव एकल पार्टी प्रभुत्व का कारण था। ठीक बात लग रही है कि भाई विकल्प उस समय कोई इस तरह का नहीं दिखाई पड़ रहा था जो चुनौती दे पाए कांग्रेस को, इसलिए वो उस पार्टी का प्रभुत्व बना हुआ था। और क्योंकि पहले से आजादी के समय से उसका एक इतिहास चला हुआ रहा था, अतीत चला हुआ रहा था, तो वो बहुत स्ट्रांग बेस लेकर चल रही थी। इसलिए विकल्प के रूप में कोई मजबूत राजनीतिक दल नहीं था, इसलिए एकल पार्टी का प्रभुत्व था। ये सही है बिल्कुल। जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कायम हुआ, नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जनमत कमजोर था या जनमत में इस तरह की बात नहीं थी कि वो पार्टी चुन सकती थी। भाई जिसकी लोकप्रियता थी, जनमत उसके पीछे थी, तो ये स्टेटमेंट कुछ ठीक दिखाई नहीं पड़ रहा है। पार्टी के प्रभुत्व का संबंध राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से है। हाँ बिल्कुल, अगर भारत के संदर्भ में इसकी बात की जाए, यानी कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व, एक दल के प्रभुत्व की हम बात कर रहे हैं, तो और एक दल के प्रभुत्व का संबंध अगर देखें तो राष्ट्र के औपनिवेशिक अतीत से था। औपनिवेशिक अतीत का मतलब होता है यहां पे कॉलोनियल हिस्ट्री। ठीक है, कॉलोनियल हिस्ट्री यानी भाई मैंने आपको चर्चा किया था क्लास में भी कि जब कांग्रेस ने लड़ाई लड़नी शुरू, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1947 तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कभी उभरे हुए तौर पर, कभी दबे हुए तौर पर अलग अलग विचारधाराओं को समाहित करते हुए, कभी तेजी से, कभी धीरे से, कभी नरम बन के, कभी गर्म बन के कांग्रेस ने वो लड़ाई लड़ी थी। और जब आजादी मिली तो एक दल जो मैंने उत्तराधिकारी दिखाई दिया आजादी प्राप्त करने का दल के रूप में, वो कांग्रेस दिखाई पड़ रही थी। तो जो औपनिवेशिक अतीत था, जो ये हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी हुई आ रही थी 50-60 सालों से, लगभग 70 सालों से, वो अतीत इसमें काम आया और पार्टी का प्रभुत्व बना रहा बहुत सालों तक। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। पार्टी प्रभुत्व से देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि पार्टी प्रभुत्व अगर हो गया तो लोकतांत्रिक आदर्श कम है। लोकतांत्रिक आदर्श तब कम दिखाई पड़ते जब पार्टी प्रभुत्व अलोकतांत्रिक तरीके से पाई होती। जैसा अभी आगे हम मैक्सिको के साथ जब इसमें कंपैरिजन देखेंगे, चर्चा देखेंगे, तो ये बात आएगी कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां एक दल का प्रभुत्व रहता है, वो इसलिए रहता है कि दूसरे दलों को फ्री एंड फेयर मौका नहीं दिया जाता, दूसरे दलों को वो स्वतंत्रता लोकतांत्रिक तौर पर नहीं दी जाती है जो मिलनी चाहिए। तो इस स्थिति में जो पार्टी का प्रभुत्व है वो देश में लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव की झलक मिलती है, ऐसा माना नहीं जा सकता। बल्कि ये माना जा सकता है कि भाई उसकी लोकप्रियता थी इसलिए वो प्रभुत्व बना रहा। बाकी जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, लोकतांत्रिक पार्टी थी, जो कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये सारी पार्टियां क्या थी, ये वहां चुनाव लड़ रही थी और विपक्ष में थी भी, लेकिन उनका प्रभुत्व उतना नहीं बन पाया, उतना चुनौती वो नहीं बन पा रहे थे। तो हम इससे ये नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक आदर्शों के अभाव का झलक इसमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न एनसीईआरटी ने किया है। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर आम चुनाव में, यानी जो 1952 हुआ, भारतीय जनसंघ अथवा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होती तो किन मामलों में इस सरकार ने अलग नीति अपनाई होती। इन दोनों दलों द्वारा अपनाई गई नीतियों के बीच में 3 अंतरों का उल्लेख करें। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इससे आप, इस प्रश्न के माध्यम से आप कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनसंघ पार्टी का जो पूरा जो आइडियोलॉजिकल रिवीजन है वो कर सकते हैं कि किस हिसाब से वो चल रहे थे आगे।
देखिए, जनसंघ की विचारधारा, आपको मैंने बताया था कि जनसंघ जो है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो 1925 में बनी उस विचारधारा से आ रहे नेताओं का संघ था। ये हमेशा राष्ट्रवाद और एक तरह का संस्कृति, आज भी इनके एजेंडा में क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसकी बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता जो है, तो उनका यह मानना है कि पूरे देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। राष्ट्रवाद प्रमुख था और वो जैसे कई विचारधाराओं के गुट को लेकर चल पाने में उतने मुखर नहीं थे जितने बाकी दल या कांग्रेस जैसे दल थे। और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था, वो साम्यवादी विचारधारा को मानने वाली थी, कि ज्यादा करीब दिखाई पड़ रही थी। वो राज्य की बहुत कम भूमिका और राज्य का नियंत्रण भी चाह रहे थे बहुत चीजों पर। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, अभी इनको देखेंगे हम। तो जनसंघ की जो विचारधारा थी उसको राइट विंग या दक्षिणपंथी भी ज्यादा कहते हैं। जनसंघ की विचारधारा और कार्यक्रम बाकी दलों से भिन्न थे। जनसंघ ने शुरू से ही एक देश, एक संस्कृति तथा एक राष्ट्र के विचार पर ध्यान दिया, ठीक है ना। कश्मीर में भी इनका नारा लगता था कि एक संविधान एक निशान, इस तरह की बात करते थे, क्योंकि कश्मीर का अलग संविधान था। इस तरह की बात हमेशा करते रहते थे। कश्मीर मामलों के बहुत दिन तक विशेषज्ञ भी रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इससे आते थे। तो जनसंघ की जो विचारधारा है वो जनसंघ शुरू से ही एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया है। इस पार्टी का विश्वास था कि देश को भारतीय संस्कृति तथा परंपरा के आधार पर आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर बनाया जा सकता है। इसका यह मानना था कि भाई जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसको प्रमुखता से हर जगह जोर मिलना चाहिए। जो राष्ट्रवाद की भूमिका है, जो सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की बात है, इसको मुखरता से वो उठाते रहते थे। आज भी जो उसका उत्तराधिकारी दल है, मतलब जो भारतीय जनता पार्टी आप जिसको कहते हैं, उनके वैचारिक अगर आप धरातल को देखें और उनकी बातों को भी देखें तो इससे काफी मेलजोल खाता है। अब आइए कम्युनिस्ट पार्टी पे। तो अगर इनकी सरकार बनी तो क्या होता, वो इस तरह के चीजों को, इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर आगे चलते और सांस्कृतिक रूप से बढ़ाने पर बल देते। और इनका मानना था कि अगर आपको आधुनिक रूप से भी प्रगतिशील बनना है, एडवांसमेंट भी लानी है, तो आप अतीत को भूल नहीं सकते और संस्कृति को पुट को शामिल करके आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी देश की समस्याओं का समाधान साम्यवाद द्वारा करने की पैरवी करते थे, जैसा अभी मैंने आपको बताया। अतः यह पार्टी सरकार बनाने के बाद उसी नीति के अनुरूप कार्य करती। जनसंघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों के बीच 3 प्रकार के अंतर दिखाई पड़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन दोनों के बीच में कौन से 3 महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। जनसंघ सारे भारत में एक देश, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति के विचार का समर्थक था। उसको लगता था भाई एक देश है, एक जैसी विचारधारा, एक जैसी संस्कृति, एक जैसा संविधान, एक जैसा विधान, एक जैसा सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, भारतीय कम्युनिस्ट देश की समस्याओं का समाधान साम्यवाद द्वारा करना चाहती थी। यह दल रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरित था। यह मार्क्सवाद पर आधारित समाजवाद का समर्थक था। यानी जो मजदूर वर्ग है, जो नीचे का वर्ग है, उसको विशेष लाभ पहुंचाया जाए, उसको विशेष हिमायत सरकार के द्वारा दी जाए और सरकार जो है, राज्य जो है, वो संपत्तियों का निजीकरण न होने दे। ये सारी चीजें साम्यवाद के गुट और बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी रूस में, उससे बहुत ज्यादा ये प्रभावित थे और उस तरह की विचारधारा को लेकर चलते थे। जनसंघ ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर विकास योजनाओं और अर्थव्यवस्था को अपनाए जाने पर, वही कम्युनिस्ट पार्टी पूर्ण रूप से राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था, अभी मैंने आपको ये चीज बताई, और उत्पादन तथा वितरण पर सरकार के पूर्ण स्वामित्व का क्या था, समर्थक था। तो जनसंघ ये मानती थी, देखो विकास का ये मॉडल होना चाहिए कि संस्कृति और परंपराएं जो हमारी हैं उसको शामिल करके उसी के आलोक में नए नए नियम बनाकर, नए नए तरीके अपनाकर और आप अपना विकास कर सकते हैं। उनको ये लगता था कि आप जो अपना विकास का तरीका अपना रहे हैं या नए विकास करना चाहते हैं, प्रगतिशील बनना चाहते हैं, इसके लिए पश्चिमी सभ्यताएं या दूसरे देशों की सभ्यताएं या संस्कृति पर बहुत ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। अपनी ही परंपरा को आगे रखकर सेंटर में रख के आप प्रगतिशील बनिए। कम्युनिस्ट का सिंगल एजेंडा था भाई, उसको संस्कृति या परंपरा इस सबसे बहुत मतलब नहीं था। कम्युनिस्ट का ये था, भैया देखो राज्य हर चीज का नियंत्रण करे, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होगा, गवर्नमेंट जैसा चाहेगी लोगों को विभाजित करेगी। जो मजदूर दल हैं, जो कमजोर दल हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको कुछ आगे मदद करने की जरूरत है, राज्य उनको मदद करे। और वो चाहते थे कि एक वर्ग संघर्ष जो है मिटे, और वर्ग संघर्ष को मिटाने के लिए एक वर्ग विभाजन के वो प्रेरक थे, वर्ग विभाजन के वो हम कह सकते हैं कि समर्थक थे। उनको लगता था भाई जो वर्ग कमजोर है पहले उसको ज्यादा साथ दो, और जितने बड़े बड़े लोगों के पास जमीनें हैं, जायदाद है, सब कुछ छीनो, सब सरकार के हाथ में रखो और लोगों को उसमें जो है बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तीसरा अंतर क्या था, जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने के विचार रखे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों देशों को अलग अलग राष्ट्र मानती थी। जनसंघ को लगता था ये जो बंटवारा हुआ ये ठीक नहीं है, भारत का विभाजन हो गया, ये सब गलत है, सबको एक साथ अखंड भारत की बात हमेशा जनसंघ करती रही है कि भारत क्या होना चाहिए, अखंड भारत होना चाहिए। और कम्युनिस्ट पार्टी मानती थी कि नहीं, ये दो अलग राष्ट्र हैं और अपनी अपनी समस्याएं वो देखें। तो ये 3 अंतर ऐसे हैं जो आपको दिखाई देते हैं और इससे आप एक आइडियोलॉजिकल इनपुट निकाल सकते हैं
कि अगर इन दोनों में से किसी एक की सरकार बनी होती तो किस तरह की योजनाएं लागू होती या किस तरह की विचार को लेकर आगे बढ़ा गया होता। अब जब एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कि जब एक दल के प्रभुत्व की हम बात करते हैं और कांग्रेस के प्रभुत्व की बात करते हैं, तो वो प्रभुत्व बना रहा, इसका एक कारण यह भी था कि ध्यान से अगर आप चीजों को देखें तो कांग्रेस ने इन दोनों विचारधाराओं का एक मिश्रण करने का प्रयास किया, ठीक है ना, एक मिश्रण करने का प्रयास किया। अगर आप पंचवर्षीय योजनाएं देखें तो एक बार वो प्रयास करते थे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, एक बार जो कृषि है उसका विकास हो, यानी समाजवाद लाने का प्रयास करते थे, थोड़ा संस्कृति और परंपराओं को भी साथ लेकर चलने का प्रयास करते थे। उसी कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, सभी तरह के लोग वहां पे समाये हुए थे। मैंने उस दिन बताया था आपको। तो इसलिए वो लोकप्रियता बनी भी रह पाई और बड़े विद्रोह नहीं हुए आजादी होते ही, वरना कई ऐसे देशों में देखा गया, पाकिस्तान का उदाहरण आपने देखा था अभी, बांग्लादेश में हमने देखा कि आजादी मिल गई, एक शासन सत्ता स्थापित हुई, संविधान बना, लेकिन वो कुछ ना कुछ कई दिन तक रह नहीं पाई, लोकप्रिय न होने के कारण सेना ने कब्जा कर लिया और व्यवस्थाएं रह नहीं पाई। आगे जब इस बात पर चर्चा होगी कि क्या जो एक दल का प्रभुत्व था इसने देश में बहुत परेशानी भी की, या क्या उसने लोकतांत्रिक चीजों को परेशान किया या खत्म किया, या वो देश के लिए ठीक नहीं था, तो हम देखेंगे कि नहीं, वो काफी हद तक देश के लिए ठीक भी रहा। क्योंकि जो नया नया आजादी देश को मिला था, उस आजादी को बने रहने के लिए लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं या लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो बहुत दिन तक चलते रहने के लिए आवश्यक था कि मजबूत सरकार हो, ऐसी सरकार जिसमें लोगों की आस्था हो, ऐसी सरकार जो लोग बर्दाश्त करने को या लोग उसको सहने के लिए तैयार हों। ऐसा नहीं कि लोग उस पर उदास हो जाएं तो उसका फायदा उठाकर वो व्यवस्था बदल दी जाए या सैन्य शासन आ जाए। तो ये चीज आप देख सकते हैं। तो जनसंघ और ये कम्युनिस्ट में 3 अंतर आपको दिखाई दिया और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार बनती तो किस तरह से अपना काम करते। अब अगला प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण है कि किन अर्थों में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारधारात्मक उपस्थितियों का वर्णन करिए। यानी इसमें मुख्यतः बात यह करनी है कि कैसे कांग्रेस अलग अलग विचारों को, अलग अलग सोच रखने वाले लोगों को, संगठनों को साथ लेकर चलती थी। इसके 2-3 आयाम बनेंगे। एक तो यह बनेगा कि आजादी से पहले भी जो हमने देखा है कि कांग्रेस में कई तरह के विचारों के लोग थे, जैसे कि नरम दल, गरम दल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर जैसे लोग जो है जो गरम दल के थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, दारा भाई नौरोजी, ऐसे लोग जो थे जो नरम दल के थे। तो एक तो ये दिखाई देता है कि कई विचारों के विचारधारात्मक इसमें पुट है। दूसरा हमने भी देखा कि जब कुछ पार्टियों पे, कम्युनिस्ट पार्टियों पे 1934 के आसपास रोक लगाई गई तो उसके बाद ये उस विचार को मानने वाले लोग कांग्रेस के भीतर रह के काम करने लगे। हमने ये भी देखा कि कांग्रेस में रहते हुए भी एक सोशलिस्ट पार्टी बनाकर अलग अलग लोग फिर चुनाव में भी जाने की प्रक्रिया अपनाने लगे। स्वराज पार्टी कांग्रेस से साथ साथ पैरेलल काम कर रही थी, कांग्रेस में ही रहने वाले मोतीलाल नेहरू और ऐसे लोगों के साथ मिलकर। तो एक तो विचारधारात्मक गठबंधन का मतलब कि कई विचारों को लेकर चल रही थी। आजादी के बाद भी अगर आप देखेंगे तो, और हाल के दिनों तक अगर आप देखेंगे तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग विचारधाराओं या अलग अलग दलों के साथ इनका गठबंधन इसको प्रमाणित करता है। एक तरफ वो समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन करते हैं, साथ में बहुजन समाज पार्टी का भी समर्थन रहता है, केंद्र में रहता था, कम्युनिस्ट पार्टी को भी मनमोहन सिंह की सरकार। तो इस तरह के अलग अलग जो पार्टियां हैं, जो अलग अलग दल हैं, उनको साथ लेके चलना, अलग अलग विचारों का पुट उसमें रखना, ये उपस्थिति इसमें दिखाई पड़ती है। कांग्रेस कई अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। जब भारत को आजादी मिली उस समय तक कांग्रेस के एक सतरंगे गठबंधन की शक्ल ले चुकी थी, जिसमें 7 रंग हो, इस तरह का गठबंधन वो कांग्रेस में दिखाई पड़ रहा था। सभी प्रकार की विचारधाराओं का समर्थन करने वाले विचारकों, जो थिंकर्स थे, जो अलग अलग विचारों के थे, इनका समूह अपने में कांग्रेस के साथ समाहित कर लिया। 1924 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई, सरकार ने उसको प्रतिबंधित कर दिया, मैंने आपको बताया, कम्युनिस्ट पार्टी को। 1942 तक ये सब लोग कांग्रेस के गुट में ही शामिल होकर काम करने लगे और बाद में बाद में कांग्रेस में शांतिवादी, क्रांतिकारी, रूढ़िवादी, प्रगतिवादी, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी सभी विचारधाराओं के लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, अपनी उपस्थिति रखी और मध्यम मार्गी कांग्रेस को बनाकर लेके चलते थे। यानी दक्षिणपंथी भी हो, वामपंथी भी हो, नरम दल के हो, गरम दल के हो, सब लोग कांग्रेस में अपने आप को समाहित रखते थे। कांग्रेस ने समाजवादी समाज की स्थापना को अपना लक्ष्य किया और यही कारण था कि स्वतंत्रता के बाद कई समाजवादी पार्टियां बनी, परंतु विचारधारा के आधार पर वे अपनी अलग नहीं बना सकी और कांग्रेस के प्रभुत्व को नहीं ललकार सकी। राम मनोहर लोहिया जैसे लोग उस समय थे जब कांग्रेस का प्रभुत्व चल रहा था शुरू में।
और उन लोगों के प्रयास के बावजूद भी जो लगातार कांग्रेस को कई बार क्रिटिसाइज भी करते रहे या उनको आईना दिखाने का प्रयास करते रहे, फिर भी कांग्रेस का वर्चस्व या जो कह सकते हैं कि प्रभुत्व था उस समय चैलेंज नहीं किया जा सका। बाद में भी जो समाजवादी पार्टियां आई वो भी कांग्रेस से अलग विचारधारा कोई बहुत नहीं बना पाई, वो भी समाजवादी खुद को करती रही, लेकिन अलग एक आइडियोलॉजी नहीं बना पाई, क्योंकि जितनी आइडियोलॉजीज थी, जितनी ये आप कह सकते हैं कि ये जितनी आप विचार थे, ये सबों का पुट पहले ही कांग्रेस अपने आप में बनाई हुई थी। ये इस प्रश्न की मांग थी जो आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पर और अगर बात करें तो यदि देखा जाए तो कांग्रेस एक ऐसा मंच था जिस पर अनेकों समूह, हित, राजनीतिक दल आ गुजरते हैं। यानी कि जो अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग विचार रखने वाले लोग हैं, सब इस मंच पे आते थे। कांग्रेस में बहुत ऐसे गुट थे जिनके अपने अलग संविधान तक थे, संगठनात्मक ढांचा अलग था, जैसे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपना अलग पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था, चुनाव लड़ती थी, उनका अपना कैडर भी था, लेकिन फिर भी उन्हें कांग्रेस में एक गुट बनाए रखा गया। आज तो विभिन्न दलों के गठबंधन बनते हैं और सत्ता की प्राप्ति के प्रयत्न करते हैं, परंतु आजादी के समय कांग्रेस ही एक प्रकार से ऐसा गठबंधन था या विचारधारात्मक गठबंधन था। इस दल में ही कई समूह तथा गुट सम्मिलित थे। तो आज के दौर पर हम देखते हैं कि गठबंधन की राजनीति, कोलिशन का गवर्नमेंट जमाना चल रहा है, लेकिन आजादी के समय अगर एक दल के प्रभुत्व की बात की जाए तो इस तरह से जो कोलिशन या गठबंधन वाली बात थी, विचारधारात्मक गठबंधन जिसको हम बात करते हैं, इस तरह का गुट जो था वो उस समय केवल कौन था? कांग्रेस ही था। ठीक है, जिसमें क्या था? एक विचारधारात्मक मंच था, विचारधारात्मक, हम कह सकते हैं विविधता का मंच। ठीक है ना, विचारधारात्मक विविधता का मंच था। ठीक है, यानी जिसमें आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखाई पड़ती थी, ऐसा कांग्रेस का मंच उस समय दिखाई पड़ता था, जिसकी चर्चा ये प्रश्न कर रहा था। ठीक है, आइए इसको और डिटेल में अब नेक्स्ट देखते हैं। ये एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चंस के थ्रू ना कई चीजों को टारगेट करने का प्रयास किया गया है। पार्टी प्रभुत्व की प्रणाली का भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर हुआ? यह प्रश्न है। क्या ऐसा हुआ कि एक पार्टी का जो प्रभुत्व रहा उसके वजह से क्या पार्टी में या देश में कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैरेक्टर है, क्या उसमें डेमोक्रेटिक कैरेक्टर जो है, क्या उसमें कोई खराब असर देखने के लिए मिला? अब देखिए, अगर आप इन जनरल बात करें और ये लोकतांत्रिक पद्धति में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि भाई अगर किसी एक दल का डोमिनेंस होगा तो ये तो वन पार्टी सिस्टम हो जाएगा और ये ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए, और ये सारी चीजें आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिए कि अगर भारत का केस स्टडी आप उठा के देखें तो आपको दिखाई देगा कि ऐसी बात है नहीं। हुआ ये कि जिस समय, मैंने पहले भी चर्चा किया था कि जिस समय आजादी मिली थी, पाकिस्तान का उदाहरण आप देख लीजिए और बहुत ऐसे देश हैं जो कमजोर शासन व्यवस्था के कारण या अलोकप्रिय सरकारों के कारण वहां पर सैन्य शासन जैसी चीजें स्थापित हो गई, वहां पे लोकतांत्रिक परंपराओं से लोगों का विश्वास उठने लग गया, ऐसा देखा गया। लेकिन भारत में एक दल का प्रभुत्व इसलिए था क्योंकि लोग उस सरकार को, उस पार्टी को चाहते थे, जबरदस्ती नहीं था कि किसी हम दल को आने नहीं देंगे और ऐसा नहीं करने देंगे। तो ऐसे में लोगों की लोकतांत्रिक आस्था बहुत मजबूत थी दल को लेकर, नेता को लेकर, और इसलिए लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास था। जो ताकतवर समूह जैसे सेना हो गई या कोई भी ऐसा सिस्टम था, वो ये डरता था, ये जानता था कि जो सरकार है वो एक लोकप्रियता से चुनी गई सरकार है, लोगों का इसको समर्थन हासिल है, इसलिए आप इसको हटा नहीं सकते। तो नहीं, अगर इस सवाल का सीधा जवाब है कि क्या खराब असर हुआ, तो नहीं, पार्टी की प्रणाली भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र पर खराब असर नहीं हुआ, मतलब एक पार्टी की जो प्रणाली है। ठीक है, वैसे तो कई बार एकल दलीय प्रणाली का राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रवृत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया कि ऐसा दिखाई देता है कि अगर एक दल होगा तो बुरा प्रभाव डालेगा और प्रभुत्व दल विपक्षी दलों की आलोचना न करके मनमाने ढंग से शासन चलाते लगते हैं। मैंने कई बार ऐसा लगता है कि जो प्रभुत्व दल है वो विपक्षी दलों की आलोचना को नहीं सुनेगा और मनमाने ढंग से शासन को चलाएगा तथा लोकतंत्र को तानाशाही में बदलने की संभावना विकसित होती है। भारत में ऐसा नहीं हुआ। ठीक, यानी एक दल के प्रभुत्व वाली जो सिस्टम होता है उसमें ये प्रयास होता है या उसमें संभावनाएं रहती हैं कि तानाशाही सरकार हो सकती है, पर भारत में ऐसा नहीं हुआ। पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के भारतीय राजनीति पर बुरे प्रभाव नहीं पड़े, बल्कि कई बातों के आधार पर यह अच्छा हुआ और इसने भारतीय लोकतंत्र और लोकतांत्रिक राजनीति तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को सबल बनाने में भूमिका निभाई। यानी एक दल के प्रभुत्व ने तानाशाही रवैया न अपनाकर भारतीय परंपराओं या लोकतांत्रिक परंपराओं को सबल बनाने का प्रयास किया, ऐसा दिखाई पड़ता था। कैसे? कांग्रेस ही उस समय जनता का जाना माना दल था जिसने जनता का विश्वास था और जनता की आशाएं उससे जुड़ी हुई थी। इसका प्रमुख कारण क्या था? औपनिवेशिक अतीत, जिसकी बात हमने की थी।
कॉलोनियल पीरियड में इतना ज्यादा कांग्रेस ने फोर फ्रंट से लड़ाई लड़ी थी, दिखाई पड़ती थी कि लोगों की आस्था उसमें थी। मतदाता द्वारा आंख बंद करके उसे मत देना स्वाभाविक था। इसने कांग्रेस में भी मनोबल की वृद्धि की और वह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किए हुए वायदों को व्यवहारिक रूप देने में सफल रहा। कांग्रेस को लगता था कि भाई हमारा औपनिवेशिक अतीत भी है, हमारा एक आइडियोलॉजी है, लोगों का भरोसा विश्वास है, अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए जो आंदोलन के दौरान वायदे किए गए थे कि गरीबों का मदद किया जाएगा, समाजवाद की स्थापना की जाएगी, वो सारी चीजें करने के लिए कांग्रेस प्रेरित रही और पहला प्रयास उसने पंचवर्षीय योजनाओं में दिखाया। उस समय भारत का मतदाता राजनीतिक विचारधाराओं के संबंध में पूर्णतः सूचित नहीं था और उसका 18% भाग ही केवल क्या था, पढ़ा लिखा था। यानी आप कह सकते हैं कि एक छोटा समूह ही ऐसा था, यानी एक बहुत छोटा समूह ऐसा था जो पढ़ा लिखा था, ठीक है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि केवल 18% ऐसे लोग थे जो लिटरेट थे। तो उस समय कांग्रेस की आस्था थी और आम आदमी यह समझता था कि इस दल से ही कल्याण की आशा की जा सकती है। अब मान लीजिए इतना बड़ा जनसंख्या अगर पढ़ा लिखा नहीं है, यानी लगभग 82% जनसंख्या पढ़ा लिखा नहीं था, तो अगर उस समय मजबूत सरकारें नहीं बनती, एक दल का प्रभुत्व नहीं रहता, तो फिर जनता ये तय नहीं कर पाती कि क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है लोकतांत्रिक परंपराओं को बदलने की या उसको चुनौती देने की भी कोशिश की जाती। तो इस समय भारत का लोकतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली भी अपने सैवह काल में थी। यदि उस समय कांग्रेस का बहुमत या प्रभुत्व न होता और सत्ता की प्राप्ति के लिए खींचतानी होती, तो जैसा आजकल होता है, तो गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, नए चुनाव भी हुए हैं और संसद तथा विधानसभा में नारेबाजी, खींचतानी और छींटाकशी होती, तो आदमी का विश्वास लोकतंत्र तथा संसदीय प्रणाली से उठ जाता। अब ध्यान से समझिए, अभी तुरंत आजादी मिली थी, लोगों ने बहुत संघर्ष करके आजादी ली थी। अब अगर आजादी मिलते ही तुरंत सत्ता के लिए गठबंधन होने लगता, विचारधाराओं से समझौता होने लगा, खींचतान होने लगता, सरकारें गिनती, रोज नई चुनाव होता, तो क्या होता? लोगों को लगता यार ये तो बेकार है, अंग्रेजी शासन ही ठीक था, कम से कम एक जैसी सरकार रहती थी, जो भी होता था, ये तो लोकतंत्र में बेकार कर रहे हैं लेके। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं होता और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के विश्वास नहीं होता, नींव नहीं पड़ती, तो आज भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी नहीं बनता। प्रभुत्व की प्राप्ति के बिना कांग्रेस के लिए प्रगतिशील कदम तथा विकास योजनाओं के कदम उठाना संभव नहीं होता। देखिए, जब कांग्रेस ने सरकार संभाली तो उन्होंने बहुत सारे कठोर कानून भी, कठोर नियम भी बनाए। एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जब संविधान बना था, ठीक है, तो संविधान बनने के बाद यह कहा गया कि जो संपत्ति का अधिकार था, यानी राइट टू प्रॉपर्टी, जो सबसे महत्वपूर्ण भाग देखा जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार, ठीक है, यानी संविधान बनने के बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देखने के लिए मिला था, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक, संपत्ति का अधिकार। अब इसका क्या किया गया, इसको एक क्या कर दिया, मौलिक अधिकार बना दिया गया था। अब ध्यान से समझिए कैसे कठोर नियम मजबूत सरकार ले सकती है, इसको मौलिक अधिकार बनाया गया। अच्छा, अब मौलिक अधिकार का मतलब यह हो गया कि आप किसी भी दशा में इन अधिकारों को छीन नहीं सकते। अब देश के विकास के लिए क्या चाहिए था, जमीनें चाहिए थी, संपत्ति चाहिए था, सारी चीजें चाहिए थी। अगर रेलवे लाइन बिछानी है तो जमीन चाहिए, इंडस्ट्री लगानी है तो जमीन चाहिए। लोग कहते थे नहीं देंगे, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो सरकार ने क्या किया कि एक अनुसूची 9 बनाई, ठीक है ना, अनुसूची 9 यानी शेड्यूल 9 बनाया, जिसको अनुसूची कहते हैं संविधान में। कुल 12 अनुसूची है, उस समय 8 थे। एक शेड्यूल 9 बनाया, उसमें यह कहा कि इसमें जो भी कानून बनाए जाएंगे, ध्यान से समझिएगा, अनुसूची 9 में ये बोला कि जो भी कानून अनुसूची 9 में डाले जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू नहीं किए जा सकते। जुडिशियल रिव्यू नहीं किए जा सकते। जुडिशियल रिव्यू यानी कि उस पर कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सकती, या उसके चैलेंज करने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। तो सरकार ने क्या किया, संपत्ति लेने के लिए कानून बनाए और सारा वो शेड्यूल 9 में डालने लगी। ठीक है, यहां से जमीन लेना है, कानून बना के जमीन ले लो। लोग कहते थे ये तो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, कोर्ट जाते थे, कोर्ट बोलता था नहीं, संविधान में नियम लगा दिया है, जो अनुच्छेद 9 में, अनुसूची 9 में जो रखा जाएगा उसको हम रिव्यू नहीं करेंगे। अब ये क्या हुआ, अब ये एक प्रगतिशील कदम उठाने के लिए या कठोर कदम उठाने के लिए सरकार को एक लोकप्रिय होना या सरकार का मजबूत होना, प्रभुत्व वाला होना जरूरी था। इसलिए प्रगतिशील कदम और विकास योजनाओं के कदम उठाने के लिए अगर ये मजबूत सरकार नहीं होती तो लोग उसको गिरा देते, या सुप्रीम कोर्ट को भी अगर ये लगता कि भाई ये कमजोर सरकार है, कोई भी नियम, क्योंकि जब आप रिव्यू देखते हैं, जब आप कोर्ट के पूरे सुप्रीम कोर्ट के फंक्शनिंग का या न्यायपालिका के फंक्शनिंग को आप देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह पता चलेगा कि जब कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकारें या कमजोर सरकारें रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा सशक्त रहा है, ज्यादा मजबूत रहा है। आजकल एक जनहित याचिका वाला कंडीशन आप देखते होंगे, PIL जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो PIL में क्या होता है, उसमें यह होता है कि कोई भी जाकर सरकार या किसी की शिकायत कर सकता है कोर्ट में और कोर्ट उस पर अपना फैसला सुना सकती है, ठीक। तो ये जो जनहित याचिकाएं हैं, इसका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं, ये क्या है,
ये कोर्ट ने खुद अलाउ किया कि हाँ कोई भी आके बता सकता है और हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। और ये कब शुरू हुआ? 90 के दशक के बाद, जब थोड़ी सरकारें कमजोर होने लगी। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुसूची 9 को वैलिड माना कि हाँ ठीक है, अनुसूची 9 में जो चला जाएगा हम उसको रिव्यू नहीं करेंगे। बाद में थोड़ी कमजोर होती हुई स्थितियां या बाद में और भी रिव्यू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये नहीं कर सकते आप। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी कानून को आप मौलिक अधिकार को अनुसूची 9 में डाल दीजिए, हम रिव्यू नहीं करेंगे। लेकिन उस समय तो करना पड़ा, और उस समय इसलिए करना पड़ा कि एक प्रभुत्व वाली सरकार चल रही थी, मजबूत सरकार चल रही थी। ठीक है, तो अगर ये नहीं होता तो एक तो ये होता कि प्रगतिशील और विकास के कदम नहीं उठते, और भारत में भी सैनिक शासन के लिए वातावरण विकसित होता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जिस तरह पाकिस्तान वगैरह में देखा गया है, भारत में भी हो सकता था कि सैनिक शासन आ जाए और समस्याएं आ जाए। प्रभुत्व की स्थिति प्राप्त होने के कारण राजनीति में स्थायित्व आया। विपक्षी दलों द्वारा सरकार की आलोचना भी होती रही और सरकार अपना काम भी करती रही। ऐसा नहीं कि विपक्ष ने आलोचना नहीं किया। खूब कविताएं पढ़ी गई राज्यसभा में, लोकसभा में, खूब समाचार पत्रों में भी आया। विपक्षी दल भी आलोचना करते थे, है ना। जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे अटल बिहारी वाजपेयी, वो उस जमाने से संसद के सदस्य हुआ करते थे और खूब प्रखर बोला करते थे। ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। तो ये भी चलता रहा। इसलिए हमारे यहाँ के जो एक दल का प्रभुत्व रहा, इसने लोकतांत्रिक चीजों को बहुत कमजोर नहीं किया। या आप कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक कैरेक्टर है, यानी जो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर है, उसको खराब नहीं किया। इसने भारतीय लोकतंत्र, संसदीय शासन प्रणाली और भारतीय राजनीति की प्रकृति को मजबूत बनाने में योगदान किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको आंसर लिखते समय ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। समाजवादी दल और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच के 3 अंतर बताइए। देखिए, अभी वहां जनसंघ और कम्युनिस्ट चल रहा था, अब समाजवादी और कम्युनिस्ट आ गया। इसी तरह भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच 3 अंतर बताइए। यानी तीनों चारों जो महत्वपूर्ण पार्टियां हैं, सबके बारे में आप देख लेंगे। तो समाजवादी दल तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 3 अंतर निम्नलिखित हैं। समाजवादी दल लोकतांत्रिक समाज में विश्वास रखते थे, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पर आधारित थी। देखिए, समाजवादी पार्टी की जब आप बात करेंगे, समाजवादी दलों की जब आप बात करेंगे, तो वो थोड़ा लिबरल थे। वो बहुत हार्ड कोर आंदोलन या रिवोल्यूशन में विश्वास, क्रांति में बहुत विश्वास नहीं रखते थे। उनका विचार था कि बराबर होना चाहिए, सब में समझौता, सभी वर्गों को समान अवसर मिलने चाहिए, संसाधनों का सही उपयोग होना चाहिए। लेकिन जो कम्युनिस्ट थे वो मार्क्सवादी थी कि मिले तो लो, नहीं तो और आंदोलन करो और मजबूती से लड़ो, और एकदम साम्यवाद की ज्यादा करीब थी, है ना, कम्युनिज्म की ज्यादा करीब थी, जहां पर एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि राज्य के कंट्रोल में सब कुछ हो। सोशलिस्ट पार्टियां जैसे संवैधानिक तरीके से समाजवाद को लागू करना चाहती थी, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी सामाजिक क्रांति, आंदोलन, हिंसात्मक साधनों तक भी चली जाती थी। ठीक है, स्टालिन को माने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बाद में और चेंज, जो CPI-M बनी वो तो खास करके आगे और ज्यादा। तो जो सोशलिस्ट पार्टियां थी उनको लगता था भाई कानून बना के, संविधान के दायरे में रह के आप नियम कानून बना के और समाज का विकास करिए। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी को लगता था कि नहीं हो तो आंदोलन कर दो, क्रांति कर दो, हथियार भी उठा लो, यहां तक था। सोशलिस्ट पार्टियां पूर्ण रूप से राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था की समर्थक नहीं थी। अभी मैंने बताया कि सोशलिस्ट पार्टियां या सामाजिक पार्टियां जो थी, उनको ये लगता था कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ का नियंत्रण राज्य का होना चाहिए, थोड़ा बहुत मिश्रित अर्थव्यवस्था भी होनी चाहिए। लेकिन जो समाजवादी कार्यक्रमों तथा जनता कल्याण करने वाली योजनाओं को लागू करना चाहती थी, तो उनको लगता था कि भाई हम समाजवादी कल्याण की चीजें तो लागू करेंगे, समाजवाद में बैठाने का प्रयास करेंगे, जहां पर गरीब कुचले लोगों की मदद हो और समाज में एकता है और बराबरी का यानी कास्ट संघर्ष न हो। लेकिन वो सब कुछ राज्य के नियंत्रित अर्थव्यवस्था की बात नहीं करती थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती थी? पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण हो और राज्य ही वितरण करे पूरे संसाधनों का लोगों के बीच में, राज्य ही बताए कि किसको कितना मिलना चाहिए। यानी जो एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट आता है कि क्या उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें। अर्थशास्त्र का ये 3 इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। साम्यवादी मानता था कि पूर्ण रूप से ये सरकार के हाथ में होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी का देखिए। तो भारतीय जनसंघ संपूर्ण भारत में एक देश, एक भाषा, एक राष्ट्र, एक संस्कृति का विचार का समर्थक था, जिसकी बात अभी हमने की थी। यह भारतीय संस्कृति और परंपराओं के आधार पर ही आधुनिक, प्रगतिशील और ताकतवर भारत बनाने का पक्षधर था। तो एक जैसी संस्कृति, एक राष्ट्र, राष्ट्रवाद की भावना, एक विचार, इस तरह की बात, सनातन संस्कृति, इसी का उपयोग करके आप प्रगतिशील समाज बनाइए, ये सब जनसंघ का था। ठीक है, कश्मीर को विशेष दर्जा और अल्पसंख्यकों को विशेष रियायत देने का विरोध करते थे। सीधी सी बात, उनको लगता था भाई कश्मीर, बोलते थे एक देश एक निशान एक विधान, यानी झंडा कश्मीर का अलग क्यों है, वहां संविधान अलग क्यों है। हुआ था ना धारा 370 जो थी, इसको हटाने के पूरे समर्थक थे जनसंघ, बाद में भारतीय जनता पार्टी ने इसको हटाया है। तो उनको यह था कि भाई विशेष दर्जा कश्मीर को नहीं मिलना चाहिए, अल्पसंख्यकों को कोई विशेष रियायत नहीं मिलनी चाहिए, और देश विरोध राष्ट्र हितों की पोषक थी। उसको लगता है भाई राष्ट्र हित सबसे सर्वोपरि है। दूसरी ओर स्वतंत्र पार्टी ने एक देश, एक भाषा, एक संस्कृति की बात नहीं की। यह पार्टी कमजोर वर्ग के हित को रखकर किए जा रहे कराधान के खिलाफ थी। स्वतंत्र पार्टी कहती थी भाई जो कमजोर है उस पर कोई टैक्स वैक्स मत लगाइए, उसके उत्थान की बात करिए। थोड़ा समाजवादी पुट था इसमें भी, और ये जरूर था कि ये
राज्य का नियंत्रण नहीं चाहती थी कि पूरा राज्य का नियंत्रण हो सरकार अर्थव्यवस्था पे, ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था उसका कि एक राष्ट्र एक संस्कृति, ये जनसंघ से अलग था। भारतीय जनसंघ ने भारतीय संस्कृति और परंपरा के आधार पर विकास योजना चलाने की बात की, जबकि स्वतंत्र पार्टी ने स्वतंत्र व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड, थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ थी, ठीक ना, खुली प्रतियोगिता, आर्थिक क्षेत्र में सरकार द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने का समर्थन किया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रहा। अच्छा, भारतीय जनसंघ ने अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में व्यवहारिक रूप से लागू करने की मांग की, जबकि स्वतंत्र पार्टी अंग्रेजी को अपदस्थ करने का विरोध करती रही। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जाहिर सी बात है, जनसंघ का हमेशा संस्कृति राष्ट्रवाद इस पर था, तो वो चाहती थी हिंदी का ज्यादा प्रमोशन हो। स्वतंत्र पार्टी का ऐसा कोई विचार इसको लेकर नहीं था, वो अंग्रेजी को अपदस्थ नहीं करना चाहती थी। और जाहिर सी बात है, वो थोड़ा सा पूंजीवाद की तरफ थी, तो वो पूरे देश में, पूरे विश्व में जब इंग्लिश चल रहा था तो उसको विश्व के साथ बराबरी भी करनी थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण केस स्टडी रखा हुआ है यहाँ पर, भारत और मैक्सिको का। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई भारत और मैक्सिको दोनों जगह एक दल का प्रभुत्व रहा है, तो थोड़ा अंतर स्पष्ट करिए या जरा तुलना करके देखिए कि क्या स्थिति बनी। तो भारत और मैक्सिको दोनों ही देशों में एक खास समय तक एक पार्टी का प्रभुत्व रहा। बताएं कि मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व कैसे रहा और भारत एक पार्टी प्रभुत्व से कैसे अलग था। अब इसको देखिए शॉर्ट में समझते हैं, फिर बाकी इसको आप रीड भी कर सकते हैं। भाई देखो, मैक्सिको में एक पार्टी का रहा, वहां भी साम्यवादी विचारधाराएं रहती रही और कई दल रहे, लेकिन वहां पर तानाशाही प्रवृत्ति आपको देखने के लिए मिलेगी। वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से एक दल का प्रभुत्व नहीं रहा, जबकि भारत में चुनी हुई सरकार के द्वारा एक दल का प्रभुत्व रहा और बाकी दलों को भी बराबर अवसर दिए गए। इसलिए इस संदर्भ में दोनों में एक दल के जो प्रभुत्व का अंतर है वो स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ये अंतर में आपको समझना है। मैक्सिको में स्थापित एक पार्टी का प्रभुत्व भारत के एक पार्टी के प्रभुत्व से अलग था। भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक परंपराओं में काम हुआ और मैक्सिको में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ, यानी वहां लोकतंत्र को हटाकर कायम हुआ। भारत में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ शुरू से ही अनेक पार्टियां चुनाव राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ले रही थी भाग। मैंने बताया था कि पहले आम चुनाव में लगभग 77 दलों को क्या मिला, 77 दलों ने भाग लिया, और दूसरे तीसरे आम चुनाव के बाद कई ऐसे दल थे जिनको कम वोट मिला, फिर भी उनको क्या हुआ, दलों का दर्जा दिया गया, राज्य के दलों का, राष्ट्रीय दलों का, इस तरह के दलों का दर्जा मिला। तो मैक्सिको में सिर्फ एक पार्टी, कौन सी, पीआरआई का लगभग 60 वर्षों तक वर्चस्व रहा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक बात है कि जो मैक्सिको थी वहां पर एक दल का बहुत दिन तक वर्चस्व रहा और भी गैर लोकतांत्रिक तरीके से। कांग्रेस पार्टी को पहले 3 चुनाव में भारी बहुमत मिला क्योंकि उसने देश के संघर्ष के लिए 1885 से 1947 तक भूमिका निभाई। तो कांग्रेस पार्टी का एक औपनिवेशिक अतीत था जो उसके सामने काम आ रहा था। उसके सामने दूसरा कोई राजनीतिक दल पूर्ण आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित नहीं हुआ। जाहिर सी बात है। तो यहां पर जो कांग्रेस की जो प्रभुत्व था वो अपने कामों की वजह से या अपने भूमिकाओं की वजह से था, न कि गैर लोकतांत्रिक तरीके से। साम्यवादी दल भी अपनी कुछ आर्थिक नीतियों के कारण देश के 565 देशी रियासतों के शासकों, हजारों जमादारों द्वारा पूंजीपतियों और यहां तक कि मिल्कियत किए हुए धार्मिक नेताओं और बड़े किसानों की लोकप्रिय पार्टी नहीं बन सकी। वो मैक्सिको की बात की जा रही है। सॉरी, साम्यवादी जो दल हैं भारत में वो उतनी बड़ी पार्टी नहीं बन सकी कांग्रेस के सामने, जो जमींदार थे या जो पूंजीपति थे उनके साथ मिलकर। अनेक राजनीतिक स्वतंत्रता प्रेमियों, प्रेस और मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता के पक्षधर पूंजीवादी या मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था जैसी प्रणालियों के समर्थन का भी हृदय जीतने में वो असफल रही। तो कांग्रेस के सामने जो साम्यवादी दल था, इसकी स्थिति ये बनकर रह गई। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी जो पीआरआई कहा जाता है, मैक्सिको में लगभग 60 वर्षों तक शासन रहा। मैक्सिको में आइए, इस पार्टी की स्थापना 1929 में हुई, तब इसे नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी कहा जाता था। इसे मैक्सिकन क्रांति की विरासत हासिल थी। यहां भी मैक्सिकन क्रांति हुई थी मैक्सिको के लिए और कांग्रेस की तरह उसको भी विरासत मिली हुई थी, लेकिन मूल रूप से पीआरआई में राजनेता और सैनिक नेता, मजदूर और किसान संगठन तथा अनेक राजनीतिक दलों समेत कई किस्म के हितों का संगठन था। अब इसकी इतिहास देखिए। समय बीतने के साथ पीआरआई के संस्थापक प्लूटाको इलियास, ये ध्यान रखिएगा, कैलस ने इसके संगठन पर कब्जा जमा लिया। ये जो नेता थे प्लूटाको इलियास कैलस, यानी एक दल में क्या हो गया, एक व्यक्ति का प्रभुत्व यहां शामिल हो गया। किसका, प्लूटाको इलियास कैलस। और कब्जा करने के बाद नियमित रूप से होने वाले चुनाव में हर बार पीआरआई विजय होती रही, बाकी पार्टियां बस नाम की थी, ताकि शासक दल का क्या बना रहे, एक तरह से वैधता उसको मिलती रहे और चुनाव के नियम इस तरह तय किए गए कि पीआरआई की जीत हर बार पक्की हो सके। साफ अंतर आप देख सकते हैं। भाई कांग्रेस के सामने जो दल थे, सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनको बराबर का अवसर मिला। कोई नियम ऐसा नहीं बनाएगा कि केवल कांग्रेस का विजय होता रहे, और कांग्रेस की पैठ सभी वर्गों में चली गई, जबकि कम्युनिस्ट का नहीं था। मैं अभी हमने देखा कि जितने मिल्कियतें थी, रियासतें थी या पूंजीपति थे, इन तक वो नहीं पहुंच पाई, इसलिए कांग्रेस का प्रभुत्व बना रहा। यहां जो पीआरआई पार्टी थी वो मैक्सिकन क्रांति के बाद उभरी हुई पार्टी थी। उस मैक्सिकन क्रांति का उसको मिला हुआ था विरासत में, लेकिन
उसने उसको लोकतांत्रिक तरीके से आगे नहीं बढ़ाया और इस व्यक्ति ने, प्लूटाको इलियास कैलस ने उस पर कब्जा कर लिया और फिर कुछ ऐसे तरीके से नियम बनाए गए कि दिखाई दे कि चुनाव के से ही जीत हो रही है, पर चुनाव की प्रक्रिया फ्री एंड फेयर नहीं थी। ये मैक्सिको और भारत वाले में अंतर रहा। शासक दल ने अक्सर चुनाव में हेरफेर और धांधली की। मैक्सिको में पियराई के शासन को परिपूर्ण तानाशाही कहा जाता है। ठीक है, आखिरकार 2000 में हुए राष्ट्रपति पद के चुनाव में यह पार्टी हारी और मैक्सिको में अब लोकतंत्र की स्थापना लगभग हुई है, लेकिन लोगों का भी पूरी तरह से लोकतंत्र में विश्वास नहीं बन पाया है और मुक्त और निष्पक्ष चुनाव की बात पर अभी भी नागरिकों का पूरा विश्वास नहीं जमा है। तो ये भारत और मैक्सिको कौन सा लैटिन अमेरिकी देश है, कह सकते हैं अमेरिका के जस्ट नीचे जो देश है, ठीक है, और दक्षिण और अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में प्रमुख देश वो माना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिको और भारत दोनों में एक दल के प्रभुत्व का समय रहा, लेकिन भारत में जो एक दल का प्रभुत्व रहा उसके कारण उसके तरीके लोकतांत्रिक थे, उसका कारण लोकप्रियता थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का एक राजनीतिक नक्शा लीजिए और जिसमें राज्यों की सीमाएं दिखाई गई हों और उसमें निम्नलिखित को चिन्हित कीजिए। ऐसे दो राज्य जहां 1952 से 67 के दौरान कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। तो जैसे जम्मू कश्मीर, केरल, यहां पर कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। केरल में भी आपने पता होगा कम्युनिस्ट का, साम्यवादियों का शासन था, उनका दबदबा था। और दो राज्य जहां पूरी अवधि में कांग्रेस सत्ता में रही, तो उत्तर भारत में ऐसे राज्य दिखाई पड़ते हैं। तो देखिए जम्मू कश्मीर और केरल ये ऐसे राज्य थे जहां पर क्या थी, भारत कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। और पंजाब और यूपी, ये पंजाब है ये यूपी है, ठीक है, तब उत्तराखंड यूपी एक में था, पंजाब हरियाणा सब एक में था। तो ये ऐसे राज्य थे जहां पर कांग्रेस सत्ता में थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक दल के प्रभुत्व का जब समय आएगा तो ये चीजें आपने बतानी है। ठीक है, इस मैप को आप ध्यान से देख सकते हैं। अच्छा, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे एनसीईआरटी से जो हमने सॉल्व किए हैं। इन प्रश्नों से संबंधित आंसर आपको बताने का प्रयास किया गया है और इन आंसर्स को आप रिवाइज करके पढ़ के आप पूरे चैप्टर का ट्रेंड समझ सकते हैं। आगे भी जब हम पढ़ेंगे कि कांग्रेस को चुनौती देने वाली कौन कौन से कंडीशंस आई, कब कांग्रेस में एक विभाजन का दौर आया, थोड़ा उसको देखेंगे। विभाजन के समय कांग्रेस की स्थिति क्या हुई, जो एक उनका प्रभुत्व चल रहा था उसमें चुनौती किस तरह से निकल कर आई, इस पार्ट को भी देखेंगे जो आपके परीक्षा के महत्व से बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके भी फिर सॉल्यूशंस और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एमसीक्यूज करेंगे। इसके और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पर भी हम चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए। स्टूडेंट्स सभी चैप्टर्स और सभी सब्जेक्ट की ठीक से क्रमवार पढ़ाई करने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी जाकर इन वीडियोस को क्रमवार तरीके से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स जो है इनका जो ऐप है उसको डाउनलोड कर भी, हमारा ऐप डाउनलोड करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, ताकि परीक्षा में आप निःशुल्क तरीके से पढ़ाई करके, जिसमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सकें और राजनीतिक विज्ञान के विषय को बढ़िया से तैयार करके और बाकी सभी विषयों को भी जिस भी स्ट्रीम से, जिस स्टेट बोर्ड से आप आते हो, सबकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो में मिलेंगे अगले नए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।